हेलो एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। वैसे तो इस चैप्टर के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, बट बच्चे बोल रहे थे कि सर वो वीडियो काफी पुराना हो गया है, सो दैट्स व्हाई इस चैप्टर का मैंने एक नया लेसन अपलोड करने का सोचा। अब भले इस चैप्टर में तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो या फिर तुम बस इस चैप्टर को रिवाइज करने आए हो, दोनों ही केसेस में ये वीडियो तुम्हारे लिए उतना ही हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज यहाँ मैं बेसिक से एक एक चीज डिस्कस करूंगा। और चलो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की, विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट होते क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने लगा के रखे हैं। देखो तीन टाइप्स के हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, या तो कोई एसिड हो सकता है, या तो कोई बेस हो सकता है, या फिर वो ना तो एसिड होगा ना तो बेस होगा, तो वो सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से परे है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा लास्ट चैप्टर है, वहां पे अलग रूल्स चलते हैं, बट बाकी तुम्हारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन टाइप के सब्सटेंसेस तुम्हें देखने को मिलेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बस तो एसिड्स तुम्हारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक तुम लोग पीते हो, वो एसिडिक होती है, मतलब उसके अंदर माइल्ड एसिड होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल एसिड नहीं होता। फिर उसके बाद तुम्हारा लेमन हम कंज्यूम करते हैं, लेमन नींबू का शरबत पीते हैं, इसमें भी तुम्हारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये तुम्हारे कुछ एसिड्स के एग्जांपल हो गए। फिर बेसिस की बात करें, बेस तुम जो साबुन से नहाते हो वो तुम्हारा बेसिक होता है, डिश वॉशर सोप वो तुम्हारा बेसिक होता है, और कोई भी तुम्हारा ड्रेन क्लीनर हो गया, वो तुम्हारे सारे बेसिक नेचर के होते हैं या फिर बेसिस होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट्स तो हम डेली ही खाते हैं, हम जो खाने वाला नमक खाते हैं वो भी एक तरह का सॉल्ट है, और भी बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं, तो इनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो आई होप एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा इन्हीं सब्सटेंसेस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इनके रिएक्शंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी एसिड्स के साथ में। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है एसिड्स। व्हाट आर एसिड्स? तो एसिड यहाँ पे तुम देख सकते हो, ऐसा शायद अगर तुम केमिस्ट्री लैब में कभी गए हो या टीचर तुम्हारे लेके गए होंगे, तो तुमने देखा होगा बॉटल्स के अंदर, इस तरह कांच की बॉटल के अंदर एसिड रखा होता है, और ऊपर यहाँ बड़ा बड़ा लिखा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। एंड ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये तुम्हारा जो घर में इन्वर्टर की बैटरी लगी होती है उसके अंदर भी ये पाया जाता है, राइट। तो पढ़ते हैं एसिड के बारे में, एसिड है क्या। सो एसिड का यहाँ पे अगर तुम डेफिनेशन देखोगे, सो एसिड्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स। यही मेन बात है यहाँ पे, दैट एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर वन या फिर मोर H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। एसिड की पहचान, उसके अंदर H+ आयन होगा। अब यहाँ पे देखो, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, मतलब कि ये उसमें होंगे, एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस, यानी कि H3O आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन। मतलब एसिड की खासियत यहाँ पे ये बताई जा रही है कि जब हम किसी भी एसिड को पानी में मिलाते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम एक एसिड ले लेते हैं, जैसे हमारा एक एसिड होता है HCl, इसको हम अगर पानी के साथ मिला दें, यानी कि H2O के साथ मिला दें, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कह रहा है कि एसिड तुम्हारा ये H जो इसमें एडेड है, ये H+ आयन तुमको देगा, और ये H+ इस पानी के साथ जुड़ के तुमको पानी में H3O+ आयन प्रोवाइड करेगा, यानी कि HCl हमारा क्या है, ये एक एसिड है। तो यही एसिड का डेफिनेशन है कि एसिड्स के अंदर H+ आयन होता है, जो कि पानी में कंबाइन करने पे पानी के साथ मिलके H3O+ आयन बना लेता है, एंड इस आयन को हम क्या कहते हैं, दिस आयन इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। यानी कि कोई कंपाउंड अगर ऐसा काम कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है पानी में डिसॉल्व होने पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एसिड। ये है एसिड का प्रॉपर डेफिनेशन। आई होप समझ में आया होगा। एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर H+ आयन होता है, एंड जब इन एसिड्स को पानी में डिसॉल्व किया जाता है, देन दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन। ये है एसिड का प्रॉपर डेफिनेशन। आई होप तुम्हारे दिमाग में गया होगा ये। नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो तुम्हारे कोर्स में है। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये वो एसिड है जो तुम्हारे कोर्स में है बेसिकली। फिर है लास्ट नाइट्रिक एसिड। अब ऐसा नहीं है दुनिया में सिर्फ यही एसिड होते हैं, बहुत सारे एसिड्स हैं, अनगिनत एसिड हैं। एक तुम्हारी किचन में अगर तुम जाओगे, अगर तुम नूडल्स खाते होगे, तो वहां पे व्हाइट विनेगर का यूज किया जाता है, वो भी एक तरह का एसिड है। तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसके अंदर भी एसिड है। तुम नींबू का शरबत पीते हो या फिर खाने में नींबू डालते हो, तो वो भी एक तरह का एसिड है। एसिड दुनिया में बहुत सारे हैं, बट हम अगर बात करें अपने कोर्स की, तो हमारा कोर्स इन 3 एसिड्स तक ही लिमिटेड है। इन्हीं की रिएक्शंस हम ओवरऑल देखेंगे। एंड तुम्हारा नाइट्रिक एसिड के ऊपर तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स भी है, इवन HCl के ऊपर भी तुम्हारा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। लास्ट में जो तुम्हारा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के 4 चैप्टर्स है, उसमें से ये दोनों एसिड्स के बारे में तुम्हें डिटेल में पढ़ना है। इनके सारे रिएक्शंस तुम वहां पे देखोगे। तो यहाँ पे अब एसिड्स की एक और खासियत के बारे में देख लो, दैट एसिड जो होता है वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड बना देता है।
एसिड यहाँ पे क्या करेगा, लिटमस को ब्लू से रेड कर देगा। रेड याद रखो, अभी इसका तरीका मैं बता दूंगा। लिटमस एक बेसिकली इंडिकेटर होता है जो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, या फिर टेस्ट एक तरह का कह लो एसिड का, कि इसको जब हम एसिड में डुबोएंगे तो एसिड तुम्हारा क्या करेगा, इस लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू से रेड में। रेड हो जाएगा। एसिड मतलब खतरा। खतरा किस कलर का होता है, रेड कलर का। ऐसे याद कर लो, एसिड ब्लू से रेड बना देगा। रेड खतरनाक। एसिड बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनको अगर हम छू लेते हैं तो हमारी स्किन को ही बर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ एसिड के क्लासिफिकेशन को अभी समझते हैं। एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, कि ये कहां से आए हैं, इनको हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक हमारे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, इनके बारे में तुम डिटेल में लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, याद रखना, कार्बन वाले सारे एसिड्स, ये सारे कार्बन कंटेनिंग एसिड्स हैं। कार्बन कंटेनिंग एसिड्स, इसमें सब में कार्बन होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक तुम्हारा एसिड होता है H2CO3, लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक एसिड नहीं कहते, ये इनऑर्गेनिक है। दिस इज इनऑर्गेनिक एसिड, ये एक एक्सेप्शन है। तो दिस इज अ एक्सेप्शन, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। H2CO3, इसका नाम क्या होगा, दिस इज कार्बोनिक एसिड। दिस इज कार्बोनिक एसिड। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये कार्बन इसमें प्रेजेंट है, बट फिर भी ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक एसिड है, जो कि हमारी सेकंड कैटेगरी है। इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है। अब मिनरल एसिड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इनका जो सोर्स होता है वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं होता, ये तुम्हारे कुदरत में ऐसे ही पाए जाते हैं, तो इसीलिए इनको मिनरल एसिड्स बोला जाता है। मतलब ये मिनरल फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ पे ये तुम्हारे होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों, इनके नाम और इनका जो फॉर्मूला है ये तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। HCl तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 तुम्हारा नाइट्रिक एसिड हो गया। एंड स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में तुम इसके बारे में और इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। चलो फिर बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन, जिसका हम ओवरऑल बुक में इस्तेमाल कर रहे होंगे। मतलब पूरे कोर्स में ये दे रखा होगा तुम्हें, कहीं पे कंसंट्रेटेड लगा होगा, कहीं पे डाइल्यूट लगा होगा। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जब हम जैसे मान लो थोड़ा सा हमने शरबत घर में बनाया, मान लो घर में मेहमान ज्यादा आ गए, 2 की जगह 5 मेहमान आ गए, तो मदर्स क्या करती हैं जनरली, उस शरबत में थोड़ा और पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर देती हैं ताकि वो 5 लोगों में बांटा जा सके। सो डाइल्यूट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हम पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं। जितना ज्यादा पानी हम ऐड करते जाएंगे, हमारा एसिड क्या बनता जाएगा, डाइल्यूट बनता जाएगा। तो यहाँ पे डाइल्यूट की डेफिनेशन पढ़ो, एसिड विच कंटेन्स फार मोर अमाउंट ऑफ वाटर दैन इट्स ओन मास। अपने मास, जैसे मान लो एसिड तुमने 1 लीटर लिया, लेकिन उसमें 5 लीटर तुमने पानी मिला दिया, तो उस एसिड को तुम बोलोगे डाइल्यूट एसिड। एंड वाइसा वर्सा, अगर तुम्हारा एसिड कंसंट्रेटेड है तो इसका मतलब क्या है कि उस एसिड में देयर इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर उसमें कोई पानी है ही नहीं। राइट, अगर तुम्हारा एकदम कंसंट्रेटेड एसिड है, उसमें जरा सा भी तुमने पानी नहीं मिलाया, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा ये कंसंट्रेटेड, ये तुम्हें जला भी सकता है। एंड वहीं पे अगर मान लो तुमने थोड़ा सा एसिड लिया और उसमें 4 मग्गे पानी डाल दिया, तो वो काफी डाइल्यूट हो जाएगा एंड वो कम हार्मफुल भी हो जाएगा। एंड इन्हीं का हम लेबोरेटरी में ज्यादातर यूज करते हैं बच्चों के मतलब बच्चों को लैब में जाकर रिएक्शंस कराने के लिए। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी यहाँ पे एक, यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था कार्बोनिक एसिड वाला, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो अलग से भी लगा दिया है। अब ये तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो कि आज के यूथ को काफी ज्यादा पसंद है। एंड कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो मेजॉरिटी तुम्हारा जिससे मतलब टेस्ट आता है, कहते हैं कोल्ड ड्रिंक बहुत हार्ड है, तो वो इसी एसिड की वजह से होती है, कार्बोनिक एसिड। बेसिकली वो भी एसिड है, तुम एसिड पी रहे हो, बस फर्क ये है कि ये तुम्हारा एक वीक मिनरल एसिड होता है, तो वीक है तो ज्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन फिर भी एसिड है तो कुछ तो नुकसान करेगा ही। ये हमारे दांत को बहुत ज्यादा, दांतों पे बहुत ज्यादा नुकसान करता है, और हमारे दांत की जो ऊपर की लेयर होती है ये उसको गला देता है कहीं ना कहीं। सो इसीलिए नुकसानदेह तो है ही है। एक लिमिट में अगर पियो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अगर पी रहे हो, अगर डेली तुम पूरी बोतल खत्म कर रहे हो, तब फिर ये नुकसानदेह है। देखो अब यहाँ पे ये भी क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड करने की कोशिश करेगा, बट क्योंकि ये वीक है तो ये हल्का सा पिंक कलर में चेंज करता है, ठीक है, बिकॉज ये वीक एसिड होता है। फिर उसके बाद इट इज नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव कहने के लिए, बट हल्का फुल्का ये दांतों को नुकसान पहुंचाता है। एंड सो यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये याद रखना H2CO3। अभी आगे जब हम रिएक्शंस करेंगे तो वहां के लिए एक चीज मैं बता दूं, ताकि जो H2CO3 होता है ना, ये कैसे बनता है, ये तुम्हारा वाटर के अंदर बहुत ही प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाती है। बॉटल के अंदर पानी है, उसके अंदर तुमने प्रेशराइज CO2 डाल दी, और ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, H2CO3। अब ये प्रेशर में ही रहता है, ध्यान देना, इसके लिए प्रेशर चाहिए। ये जो H2CO3 है
ये सिर्फ प्रेशर में ही रह सकता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, उसको ढक्कन उसका खोल दो और 1 घंटे के बाद देखो जितनी CO2 होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी। तो ये तुम्हारा सिर्फ प्रेशराइज्ड कंडीशन में ही बना रहेगा। जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है H2CO3 हमेशा ब्रेक कर जाता है तुम्हारा H2O और CO2 में। आई होप इतनी बात भी समझ में आई होगी। ये चीज याद रखना, बिकॉज रिएक्शंस में जहां पे भी H2CO3 बनेगा वहां पे H2CO3 नहीं लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे हम H2O प्लस CO2। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ यहां पे अब हम पढ़ते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अब हम कैसे बताएंगे कि कोई एसिड ज्यादा मजबूत है, कम स्ट्रॉन्ग है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं जो होता है तुम्हारा बेसिसिटी। देखो एसिड की बेसिसिटी होती है, एसिड को बेसिसिटी के टर्म में नापते हैं, और अभी जब हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे बेसिस की एसिडिटी होगी, तो उल्टा होता है। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है, उल्टा काम चलता है केमिस्ट्री में यहाँ पे। तो एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया होगा, सिंपल तरीके से समझ लो। यहाँ पे एसिड के अंदर कितने H+ आयन रिलीज हो रहे हैं, H+ आयन कितने एसिड के रिलीज हो रहे हैं जो कि बाद में हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। सीधी सी बात है, अगर किसी एसिड में एक H+ आयन निकल के जा रहा है तो वो मोनोबेसिक होगा, 2 H+ निकल के जा रहे हैं डायबेसिक होगा, 3 यहाँ पे H+ आयन अगर रिलीज होके जा रहे हैं तो वो तुम्हारा ट्राइबेसिक होगा। सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोबेसिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे HCl में देखो एक ही H यहाँ पे आयन प्रेजेंट है तो एक ही H रिलीज होगा, सीधी सी बात है, तो ये तुम्हारा मोनोबेसिक हो गया। डायबेसिक की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड में देखो H2SO4 है तो ये तुम्हारा डायबेसिक हो जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हारा ट्राइबेसिक एसिड की बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड एक होता है, इसके बारे में अभी तक मैंने नहीं बताया था बट याद कर लो। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जैसे H2CO3 होता है उसी तरह H3PO4 ये तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड होता है। इसमें तुम देख सकते हो 3 यहाँ हाइड्रोजन लगे, तो जब ये स्प्लिट होगा ये तुम्हारे 3 H+ आयन प्रोवाइड करेगा, तो इसीलिए ट्राइबेसिक एसिड हो गया। नाउ इस तरह हम मोनोबेसिक, डायबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड में बांट देते हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तुम्हें एक एसिड का एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे बताओ ये मोनोबेसिक है, डायबेसिक है कि ट्राइबेसिक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एंड उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक एसिड हमने ले लिया, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम सबसे आखिरी में पढ़े होगे, तो ये हो जाएगा CH3COOH, ये तुम्हारा होता है एसिटिक एसिड। अब कभी अगर मान लो ये पूछ लिया जाए कि बताओ एसिटिक एसिड मोनोबेसिक है, डायबेसिक है कि ट्राइबेसिक है, अब बच्चे यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे 3 H है, यहाँ पे 1 H है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो ये हो गया 4, मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको 4 को टेट्रा बोल सकते हो, टेट्रा बेसिक एसिड हो जाएगा। सो लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेशन अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, डेफिनेशन ये साफ बता रही है, द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजेशन। यहाँ पे सिर्फ उस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे काउंट करेंगे जो आयोनाइजेशन में हेल्प करेगा या जो निकल के जाएगा बाहर। यहाँ पे ये जो CH3CO होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के साथ में बंधा हुआ रहता है और यहाँ पे सिर्फ ये जो बाहर वाला H है ना, यही रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, CH3COO- ये तुम्हारा एसिटेट आयन होता है और प्लस सिर्फ एक H+ आयन निकल के जाता है। तो ये तुम्हारा याद रखना, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ रिलीज इसमें से एक H+ हो सकता है, ये 3 बंधे हुए हैं बीच में, ये नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा मोनोबेसिक। ये भी ध्यान रखना कौन से तुम्हारे हाइड्रोजन आयंस निकल के जा सकते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन निकलेगा सिर्फ यहाँ पे बाहर वाला। ओके, सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो ये जितने चीजें पूछी जा सकती थी यहाँ से वो सारी मैंने बता दी हैं। बाकी इसी तरह क्वेश्चन आता है, एक एग्जांपल दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ ये किस टाइप का मोनोबेसिक है, डायबेसिक है कि ट्राइबेसिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ एसिड्स के प्रिपरेशन। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें HCl बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। HCl में देखो क्या क्या लगता है, एक तुम्हारा हाइड्रोजन लगता है और क्लोरीन लगता है, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस लेंगे प्लस यहाँ पे हम क्लोरीन गैस लेंगे और इनको अगर हम रिएक्ट कराने की कोशिश करें, अगर हम इनको एनर्जी दें, रिएक्ट कराएं, तो ये क्या बना लेंगे, H और Cl मिलके बना लेंगे HCl। और यहाँ पे क्योंकि दो ये डायटोमिक गैसेस हैं तो ये तुम्हारे 2 HCl मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, तो ये तुम्हारा HCl बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे रिएक्शन में तो हम बहुत आसानी से बना ही ले रहे हैं, बट अगर रियल में इसको बनाने बैठोगे तो काफी सारी चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। उन चीजों की अभी हम पेपर पे बनाते समय फिक्र नहीं करेंगे। चलो एक और एसिड बना के देखते हैं। जैसे मान लो कार्बोनिक एसिड, अभी मैंने तुम्हें बताया था कोल्ड ड्रिंक वाला, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं वाटर प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब यहाँ पे मैं प्रेशर
लिख नहीं रहा हूं बट तुम समझ के देखना, यहाँ पे बॉटल के अंदर पानी है, उसमें प्रेशराइज्ड कंडीशन में CO2 ऐड की जा रही है। तो ये सब चीजें हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, बट तुम्हें समझना है कि ऐसा कुछ होगा पीछे। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड किए जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे, क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे H2CO3, ये बन गया तुम्हारा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, दोनों के नाम पहले से पता है तुम्हें, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। नाउ इसके बाद एक और देखते हैं, यहाँ पे अगर एक रिएक्शन जो तुम पढ़ोगे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में, वो मैं अभी से बताया दे रहा हूं, जो हो सकता है तुम्हें पूरी तरह समझ में ना आए। अगर हम सल्फर और HNO3 को ऐड करें, ये तुम्हारा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड वाले स्टडी ऑफ कंपाउंड्स वाले चैप्टर में है, यहाँ पे ये बनाता है H2SO4, इट फॉर्म्स H2SO4 प्लस NO2 प्लस O2। हो सकता है तुम्हें अभी समझ में ना आए, मैं बार बार कह रहा हूं। तो इसके लिए मेरा नाइट्रिक एसिड वाला वीडियो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के ऊपर मैंने चारों चैप्टर्स बना के रखे हैं यूट्यूब पे, तुम उन्हें जाके इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें यहाँ पे ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी तुम चेक कर सकते हो, वहां पे भी तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने चारों चैप्टर्स बताए हुए हैं, वहां पे नाइट्रिक एसिड वाला चैप्टर जाके देख लो, तुम्हें ये वाला रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ बढ़ते हैं आगे। नाउ इसके बाद अब यहाँ पे कुछ हम एसिड्स देख लेते हैं, बिकॉज ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एसिड्स के नाम देख लो, जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे एक तुम्हारा होता है, रियल लाइफ में काफी यूज करते हैं, बोरिक एसिड। ये जो बोरिक एसिड है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बोरिक एसिड तुम्हारा आई वॉश, आंखें वॉश करने के लिए यूज किया जाता है, आई वॉश की तरह। एंड फिर इसके बाद तुम्हारा साइट्रिक एसिड, ये तुम्हारा लेमन में पाया जाता है, खट्टा होता है बहुत, इसको हम यूज करते हैं, और ये तुम्हारा विटामिन सी बनाने में भी काम आता है। फिर इसके बाद ऑक्सैलिक एसिड, इसका यूज करते हैं हम इंक रिमूवर में। फिर कार्बोनिक एसिड, ये तो मैंने बता ही दिया, कोल्ड ड्रिंक्स में यानी कि फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में यूज होता है। टार्टरिक एसिड, ये तुम्हारा बेकिंग पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक एसिड, ये तुम्हारा खाने वाले जो सिरका होता है, सफेद सिरका, उसमें होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया व्हाइट विनेगर में। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम क्लीनिंग ऑफ मेटल आइटम्स, मेटल आइटम्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट, इतने काफी हैं, इतने काफी हैं। अगर इतने भी तुम देख लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। सो चलो, एसिड्स वाला पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बढ़ते हैं नाउ बेसिस की तरफ। अब एसिड का जस्ट ऑपोजिट होता है बेसिस, एसिड का जस्ट ऑपोजिट है बेसिस, पढ़ते हैं इसके बारे में। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखा है बेसिस का, अ बेस इज आइदर अ मेटालिक ऑक्साइड, ध्यान से समझना, अ बेस इज आइदर अ मेटालिक ऑक्साइड, या तो ये एक मेटालिक ऑक्साइड होगा, और मेटालिक हाइड्रोक्साइड। बस यही दो चीजें तुम समझ गए ना, तुमको बेस समझ में आ गया। यहां पे अ बेस इज आइदर अ मेटालिक ऑक्साइड, या तो एक मेटल का ऑक्साइड होगा, या फिर ये एक मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा, या फिर और मेटल के अलावा यहां पे एक और एक्सेप्शन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम तुम्हारा क्या होता है, अमोनियम का मतलब है NH4, ये मैं बता दूं यहीं पे, अमोनियम, इसके बारे में तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, अमोनियम आयन। तो ये तुम्हारा होता है अमोनियम आयन NH4+, इसका हाइड्रोक्साइड जब बनेगा तो ये भी तुम्हारा एक बेस में ही आता है। तो मेटल, या फिर मेटल का ऑक्साइड, या फिर मेटल का हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो ये सब क्या होते हैं, विच रिएक्ट विद हाइड्रोनियम आयंस ऑफ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बने, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करें। अब ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये भी हम इस वीडियो में बाद में भी देख रहे होंगे। सो यहाँ पे ये होता है बेस। बेस का मतलब मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों में से कुछ भी है तो वो एक बेस है, जो करेगा क्या, जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेगा। सिंपल है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेटल का एक ऑक्साइड देख लो, CuO। अब यहाँ पे किसी भी मेटल का ऑक्साइड हो सकता है, वो तुम्हारा एक बेस होगा। एंड कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH लगा हो जिसमें, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये भी एक बेस का एग्जांपल है। सो ये दो एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो होंगे, और भी हो सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे KOH हो सकता है, राइट, NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH होल ट्वाइस हो गया, और इन्हीं के ऑक्साइड्स भी जितने होते हैं वो भी सारे बेसिस होते हैं। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नाउ अब जैसे एसिड लिटमस को चेंज कर रहे थे, उसी तरह बेसिस का भी कुछ इफेक्ट होता है लिटमस पेपर के ऊपर। तो बेसिस क्या करते हैं, लिटमस को रेड से ब्लू बना देते हैं। तो एसिड्स जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे, ब्लू लिटमस को रेड खतरा बना रहे थे, उसी तरह बेसिस यहाँ पे क्या करेंगे, लिटमस को ब्लू बना देंगे। बेस ब्लू, बेस ब्लू, बी से यहाँ पे बेस और बी से यहाँ पे ब्लू, ऐसे याद कर लो। एसिड का मतलब होता है खतरा, यानी कि एसिड क्या करेंगे, लिटमस को ब्लू से रेड बना देंगे, रेड कलर का हो जाएगा तुम्हारा लिटमस। फिर अगर बेस की बात करें तो बी से बेस, बी से ब्लू, बेस क्या करेंगे, लिटमस को ब्लू बना देंगे, ऐसे याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। नाउ इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है एल्कली। नाउ ये एल्कली बहुत परेशान करता है बच्चों को। एल्कली क्या होता है, बेस समझ में आ जाता है, एल्कली नहीं समझ पाते। तो देखो एल्कली का सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन तुम्हें बता रहा हूं, याद हो जाएगा।
एल्कली वो बेस होता है जो पानी में सॉल्युबल होता है, बस खत्म काम। यहाँ पे एल्कली वो बेस होगा जो पानी में यहाँ पे डिसॉल्व हो जाए या सॉल्युबल हो जाए। पानी में डिसॉल्व हो रहा है अगर बेस तो उसको एल्कली बोलोगे, नहीं डिसॉल्व हो रहा है तो वो बेस रहेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसको सेट बनाएं तो ये तो तुम्हारा बेसिस है, ये तुम्हारा बेसिस की कैटेगरी है, और कुछ यहाँ पे बेसिस क्या होंगे, दोज बेसिस विल बी एल्कली, जो पानी में डिसॉल्व होंगे वो एल्कली हो जाएंगे। तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि सारे के सारे एल्कली तो बेसिस हैं, लेकिन सारे के सारे बेसिस एल्कली नहीं है। ये तुम्हारी बुक में एक पॉइंट दिया होता है बहुत अच्छा, दैट ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ये तुमको समझ के रखना है। सो यहाँ पे देखो, एन एल्कली इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड, ये एक बेसिक हाइड्रोक्साइड होगा। तो यहाँ पे OH प्रेजेंट होगा, ध्यान रखना OH, बिकॉज ये पानी में डिसॉल्व हो चुका है तो इसमें OH होगा हमेशा, ये सिर्फ ऑक्साइड नहीं होगा, ये हमेशा OH इसमें लगा होगा, तो ये तुम्हारा एल्कली है। विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल OH माइनस आयंस, जब इनको पानी में मिलाया जाएगा तो ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो NaOH को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनाएगा यहां से ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो Na प्लस आयन अलग निकल गया और यहां से OH आयन माइनस अलग निकल गया। तो बस Na प्लस और OH माइनस, यहाँ पे OH माइनस बन रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहेंगे, ये तुम्हारा एक बेस है या फिर एल्कली है, बिकॉज ये पानी में डिसॉल्व हो गया। सो ये होते हैं तुम्हारे एल्कली। एल्कली वो बेसेस होंगे जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एसिडिटी ऑफ अ बेस। जैसे हमने बेसिसिटी ऑफ एन एसिड देखा था, सेम उसी तरह एसिडिटी ऑफ अ बेस देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोक्सिल आयंस की गिनती कर लो यहाँ पे कि एक बेस में जितने OH आयंस प्रेजेंट होंगे, OH माइनस वाले, तो वही गिनती तुम्हारी क्या हो जाती है, एसिडिटी ऑफ अ बेस। अगर यहाँ पे एक OH होगा तो वो मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा, राइट, बेस का एसिडिटी होता है तो मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल NaOH में देखो एक ही OH है तो ये हो जाएगा मोनो एसिडिक बेस। फिर उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, तो जब क्रिस क्रॉस करके बनाओगे OH के साथ, OH की वैलेंसी माइनस, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CaOH होल ट्वाइस। तो इसी वजह से यहाँ पे 2 OH लगते हैं, तो जब ये पानी में घुलेगा तब ये 2 OH आयन रिलीज करेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डाया एसिडिक। ये एसिडिक होगा, यहाँ पे C मिस हो गया, डाया एसिडिक बेस। ओके, फिर इसके बाद ट्राई एसिडिक बेस की अगर हम बात करें तो AlOH होल थ्राइस, बिकॉज यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, ये होती है +3। ये तुमने वैलेंसी चार्ट पढ़ा है क्लास 9th में, आई होप याद होगा। तो यहाँ पे Al+3 होता है, क्रिस क्रॉस करोगे इधर 3 लग जाएगा, तो यहाँ पे 3 OH लगे हैं, जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो 3 OH आयन से यहाँ पे रिलीज कर देगा। सो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ट्राया एसिडिक बेस। यहाँ पे भी ट्राया एसिडिक रहेगा, यहाँ पे भी ट्राया एसिडिक रहेगा, सब जगह C मिस हो गया तो देख लेना। ओके, ट्राया एसिडिक बेस, डाया एसिडिक बेस और मोनो एसिडिक बेस। सो आई होप ये भी चीज अच्छे से समझ में आई होगी कि एसिडिटी ऑफ अ बेस हम कैसे निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिस की तरफ। कुछ यहाँ पे बेसिस का हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन हम देखते हैं, अगर हम सोडियम को लें और सोडियम को पानी में डिसॉल्व कर दें। सोडियम जो होता है बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ये पानी के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा। देखो पानी क्या होता है, पानी अपने आयोनिक फॉर्म में H+ आयन और OH- आयंस में बटा हुआ रहता है। पानी के अंदर तुम्हारे H+ और OH आयंस पहले से प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे सोच के देखो, जब Na रिएक्ट करने आएगा तो ये अपने आयन Na+ में आ जाएगा, और Na+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस के साथ तो करेगा नहीं, बिकॉज लाइक रिपेल करते हैं। तो ये प्लस का आयन ये नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये बना लेगा सीधे सीधे Na, और क्योंकि +1 वैलेंसी उसकी और -1 वैलेंसी उसकी, क्रिस क्रॉस करके बनाओगे तो यहाँ पे एक एक लगेंगे, दोनों NaOH बना लेंगे। और बाकी एक जो ये तुम्हारा H+ बच रहा है, ये क्या करेगा, ये एक और H+ के साथ रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा हाइड्रोजन गैस, बिकॉज अकेला रह नहीं सकता, ये बनेगा H2 और ये रिलीज हो जाएगा बाहर, हवा में उड़ जाएगा। सो ये कुछ बनेगा यहाँ पे। नाउ अगर हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंसिंग बची है बस। देखो उधर एक Na, इधर एक Na, यहाँ पे 2H, वहां पे 2H, लेकिन एक चीज, उधर 3H है, यहाँ पे 2H है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो इसको इवन बनाओ, तो इसके लिए यहाँ पे लगा दो 2, यहाँ 2 लगाओगे ये हो जाएंगे हाइड्रोजन 2, यहाँ 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 लगा दोगे ये भी होगा 4 हाइड्रोजन। फिर उसके बाद यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 Na है यहाँ पे, तो यहाँ भी लग जाएगा 2 Na, और बस ये रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस हो गई। ये तुम्हारा ट्रायल एंड एरर मेथड से होता है। एंड कैसे रिएक्शंस बनानी है ये मैंने अपनी एक और वीडियो बनाई है, जो तुम देख सकते हो जाके उसी प्लेलिस्ट के लिंक में जाके, प्लेलिस्ट के अंदर वो वाला वीडियो भी है। बिकॉज रिएक्शंस रटने की चीज नहीं होती, रिएक्शन तुमको बनाना सीखना होता है। इसके बाद एक और यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। मान लो यहाँ पे अमोनिया का देखते हैं। मान लो हमने लिया अमोनिया गैस ले ली
प्लस इसको हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया। जैसे हम मेटल को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तब भी कुछ बनता है, तो अमोनिया को हमने पानी में डिसॉल्व किया तो ये भी इसके साथ रिएक्ट करेगी। अमोनिया तुम्हारा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में है, तो ये रिएक्शन में क्या होता है, अगेन पानी तुम्हारा ब्रेक कर जाएगा H+OH- में, NH3 क्या करेगा, पहले एक H+ रिएक्ट करा लेगा, बना लेगा NH4 आयन, और फिर NH4 जाके जुड़ेगा इस OH के साथ, तो ये बना लेगा NH4OH। ये बन जाता है तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये भी एक तरह का बेस हो गया। इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं CuSO4 और एक ऑलरेडी जो बेस है हमारे पास NaOH, इसके साथ रिएक्ट करा सकते हैं। तब भी क्या बनेगा, देखो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जो इधर का पॉजिटिव आयन है, इधर का पॉजिटिव आयन है Cu, वो रिएक्ट करेगा इधर के निगेटिव OH के साथ और बना लेगा, देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे आएगा Cu की वैलेंसी +2 होती है, इसलिए इधर क्रिस क्रॉस करके लगेगा OH होल ट्वाइस, प्लस इधर देखो Na रिएक्ट करेगा तुम्हारा SO4 के साथ और ये बना लेगा Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट। सो इसको बैलेंस कर लेते हैं, अभी लास्ट इसकी बैलेंसिंग रह गई है। तो यहाँ पे एक Cu, यहाँ पे एक Cu, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 2 OH लगे हैं इधर, यहाँ पे सिर्फ एक OH है, तो यहाँ पे लगा दो 2, तो 2H हो गया। अब यहाँ पे इसकी वजह से 2Na हो गया और 2Na वहां पे है ही है, और बाकी सारी चीजें तुम्हारी बैलेंस्ड है। कॉपर कॉपर दोनों तरफ एक एक है, सल्फेट भी तुम्हारा उधर भी एक इधर भी एक, बस ये बैलेंस हो गया। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से हम बेसिस को बना सकते हैं। अब ये यहाँ पे कुछ बेसिस हैं, बुक में और भी दिए हैं, एंड अगर वो तुम्हें देखने हैं तो ये मैं यहाँ पे PDF में अटैच कर दूंगा इनसाइड दी कोर्स। ओके, ये हमारा एम्पलीफाई लर्निंग ऐप पे ये वाला कोर्स अवेलेबल रहेगा। सो चलो आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस की एंड उनके यूजेस की। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, पहला जो हमारा बेस है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये यूज होता है सोप में, याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा सोप बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारा यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट्स एंड सोप्स, ये भी सोप्स में इस्तेमाल करते हैं, और ये तुम्हारा बैटरीज में भी किसी किसी में यूज होता है। फिर उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। तो कुछ ये जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, और इसको हम साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऑल्सो यूज करते हैं इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। देन इसके बाद जो तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। कभी कभी पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए हम एंटासिड खाते हैं, सो उसमें तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व रहता है। फिर उसके बाद अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये तुम्हारा फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो अभी हमने बनाया था, ये कहाँ यूज होगा, टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स। ये ग्रीस के जो दाग होते हैं कपड़ों से, उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतने काफी हैं, और बाकी अगर देखना हो तो तुम सारे देख सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। सो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आई होप बेस भी समझ में आ गया होगा तुम्हें। सो अब इसके बाद हम देखते हैं सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज समझ लो। देखो, एक रिएक्शन होता है जहां पे एक एसिड रिएक्ट करता है एक बेस के साथ और बना लेता है क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा लास्ट में। ये होता है तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना कि सॉल्ट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एसिड लेंगे, एक बेस लेंगे, दोनों को मिला देंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, और हमेशा क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। ऐसे ही तुम्हारे सॉल्ट्स बनते हैं, और बाकी नेचर में तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते ही करते हैं, वो अपने आप इस तरह बने होंगे। तो यहाँ क्या होता है, सॉल्ट देखते हैं। सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द, यहां पे देखो इस पे कीवर्ड पे ध्यान ना, पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट। यहां पे हो सकता है एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग हो, तो यहां पे टोटल रिप्लेसमेंट हो जाता है आपस में आयंस का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एसिड या बेस में से कोई एक वीक होता है, तब यहां पे टोटल रिप्लेसमेंट या एक्सचेंज नहीं हो पाता है आयंस का, तो वहां पे पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है। ऑफ द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड, यहाँ पे एसिड बाय अ मेटालिक आयन और एन अमोनियम आयन। तो ये मेटालिक आयन क्या होगा, ये बेस होगा, मेटालिक आयन या फिर अमोनियम आयन। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। यहाँ पे सॉल्ट की बात हो रही तो इन्होंने सॉल्ट को कहा कि ये कब फॉर्म होगा, जब एसिड यानी कि H+ आयन वाला रिएक्ट करेगा OH- वाले के साथ। बस यही चीज तुम्हारी सॉल्ट की डेफिनेशन है। तो एक बेस्ट एग्जांपल इसका जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है, NaCl। ये हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, खाने में डाल के खाते हैं, इसके बिना खाना टेस्टी नहीं लगता। तो ये तुम्हारा होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है कॉमन सॉल्ट, जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम भी करते हैं। सो आई होप समझ में आया होगा डेफिनेशन। यहाँ पे देख सकते हो समुद्र से नमक निकाल के ये साइड में रखा हुआ है, बाद में ये भेजा जाएगा फैक्ट्रीज में, और जहाँ पे ये पैकेजिंग करके भेज दिया जाएगा मार्केट में बिकने के लिए। नेक्स्ट चलो अब बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स को भी कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है। देयर आर 6 काइंड ऑफ सॉल्ट, लेकिन ये सारे के सारे हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में ये सिर्फ शुरुआत के 3 है। एक है नॉर्मल सॉल्ट,
एक है एसिड सॉल्ट, एक है बेसिक सॉल्ट। इन तीन के बारे में समझते हैं, बाकी ये तीन हमारे कोर्स में नहीं है तो हम इनके बारे में नहीं बात करेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं तीनों को। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल सॉल्ट। देखो नॉर्मल सॉल्ट में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और यहाँ पे दोनों ही आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों बराबर के हैं, ठीक है। एसिड भी बराबर का, तगड़ा एसिड और तगड़ा बेस दोनों रिएक्ट करेंगे, एकदम मिल जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा एसिड ज्यादा मजबूत होता है, एसिड तो बड़ा मजबूत है और बेस एकदम मरियल सा है, छोटा सा, एकदम मतलब छोटा सा नहीं है बट हाँ बेस तुम्हारा एकदम कमजोर है, वीक बेस है। तो ऐसे जब रिएक्शन होगा तो एसिड ज्यादा हावी रहता है, तो जब फाइनल सॉल्ट जो तुम्हारा बन के आता है, ये जो सॉल्ट जो बन के आएगा तुम्हारा फाइनल, इसमें एसिड का इफेक्ट ज्यादा रहेगा और ये कहीं ना कहीं एसिडिक सॉल्ट के फॉर्म में बना रहता है, मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत शो करेगा, तो इसीलिए इसको एसिड सॉल्ट कहते हैं। वहीं पे बेसिक सॉल्ट की अगर बात करें तो यहाँ उल्टा होगा, यहाँ पे एसिड तुम्हारा वीक होगा और मजबूत बेस, बहुत ही ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कराएंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा कि सॉल्ट तुम्हारा बेसिक आ जाएगा। बस यही चीज है, यहाँ पे एसिड मजबूत तो एसिडिक सॉल्ट निकल के आता है, अगर बेस तुम स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट निकल के आएगा, और बाकी दोनों मजबूत होंगे या दोनों ही वीक होंगे तब यहाँ पे बराबरी का मामला रहता है, तब यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट बन के आते हैं। यही सीधा सीधा डेफिनेशन है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे आगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अबाउट दी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं तुम्हारे कोर्स में जिनकी मदद से हम सॉल्ट्स को बनाते हैं। तो चलो अभी देखते हैं कि सॉल्ट्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अब तुम्हारी बुक में बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं, बट वो सारे के सारे रिएक्शन तुम्हें नहीं पढ़ने। कौन कौन से रिएक्शन तुम्हारे कोर्स में, वही मैं यहाँ पे कराऊंगा और बताता भी चलूंगा जो जो तुम्हारे कोर्स में। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। अब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन देखो नाम से पता लग रहा है, दो चीजें डायरेक्ट मिलाओ और सॉल्ट बनाओ, और कोई यहाँ पे तुम्हें काम नहीं करना। तो फर्स्ट इज, जैसे मान लो हमने लिया पीबी क्या होता है, लेड में हमने मिला दिया सल्फाइड यानी कि एस, सल्फर, तो ये क्या बनाएगा, पीबी और एस आपस में मिल जाएंगे और ये बना लेंगे तुम्हारे लेड सल्फाइड। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमने वैलेंसी चार्ट अगर पढ़ा होगा तो पीबी की वैलेंसी +2 होती है, सल्फर की वैलेंसी -2 होती है। तो जब क्रिस क्रॉस करके बनाओगे, दोनों सेम नंबर कैरी कर रहे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये सीधे सीधे पीबीएस बना लेंगे। इस तरह हम इसको बना लेते हैं। एक और यहाँ रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन मान लो हम लेते हैं Fe+S और इसको बना के देखते हैं, ये क्या बना लेगा, अगेन Fe यहाँ +2 वाला ले रहे हैं, ध्यान रखना ये +2 वैलेंसी वाला है, तो ये बना लेगा हमारा आयरन सल्फाइड, FeS हो गया। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे NaCl बनाने की कोशिश करें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं Na और प्लस यहाँ पे हम ले सकते हैं क्लोरीन, Cl2 लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे डायटोमिक गैस के फॉर्म में क्लोरीन एग्जिस्ट करता है। तो Na+Cl करा लो, मेटल तुम्हारा अकेले रह सकता है, गैस लेकिन अकेले नहीं रहती, यहाँ पे Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो इन दोनों को रिएक्ट कराओ, क्या बनाएगा ये, Na और Cl जुड़ जाएंगे, ये बना लेंगे NaCl। बैलेंस करना रह गया, यहाँ पे तुम्हारे 2 Cl है तो यहाँ 2 लगेगा, 2 Na हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, बस ये भी तुम्हारा बन गया। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से इस तरह हम सॉल्ट को बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो मेथड है यहाँ पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब यहाँ पे मैं एक एक लिख के इसीलिए बता दूं ताकि तुमको यहाँ पे कुछ भी रट के ना जाना पड़े। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो हमने क्या किया, आयरन को रिएक्ट करा दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिड पहली बार डाइल्यूट वाला अगर लोगे तो पूरा ब्रेक कर जाता है, तो इस तरह H+ इसमें से अलग हो जाएंगे, SO4 अलग हो जाएगा, H+ अलग, SO4- अलग। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो SO4 जो होता है सल्फेट, इसकी वैलेंसी होती है -2, तो इसके साथ आयरन को जरा रिएक्ट करो, यहाँ पे आयरन भी तुम्हारा +2 वाला ले लो, तो ये क्या बनेगा, ये क्रिस क्रॉस करके बनाओगे, दोनों के नंबर कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा तुम्हारा FeSO4 और प्लस यहाँ पे तुम्हारा बन के आएगा H2 जो कि रिलीज हो जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर का पार्ट यहाँ पे हटाए दे रहा हूं मैं, ये बन जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे देख लो क्या बैलेंसिंग की जरूरत है, यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 1 है, सल्फेट 1, H2, तो कोई बैलेंसिंग की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह हम रिएक्शन बना सकते हैं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो गया। क्या इसमें कुछ भी रटने जैसा था, मेरे हिसाब से नहीं था। चलो एक और रिएक्शन बना के देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे Zn+HCl। मान लो ये रिएक्शन हम करा के देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, Zn HCl के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन वही चीज होगी, HCl बीच से ब्रेक करेगा H+ और Cl- में, ये बना लेगा तुम्हारा ZnCl2। ये ऐसा क्यों बना, बिकॉज जिंक की वैलेंसी +2 होती है, Cl की वैलेंसी -1 होती है, क्रिस क्रॉस करके बनाओगे, ये आएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा H2 गैस रिलीज।
तो इस तरह ये बन जाता है। तो मतलब कैसा भी रिएक्शन हो तुम यहाँ पे अपना दिमाग लगा के उसको बना सकते हो, तुम्हें रट के जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तुम्हें ये बता देगा कि तुम्हें कौन कौन सी चीजें यूज करके एसिड को बनाना है, एंड बाकी यहाँ पे ऐसा नहीं कहेगा तुम अपने आप से सोच के बनाओ ना, यहाँ पे चीजें बता दी जाएंगी कि हाँ ये दोनों चीजें ऐड करानी है, या फिर तुम्हें दो चीजें दे देगा और एरो बना के कह देगा कंप्लीट करो इसको और बैलेंस करो। इस तरह रिएक्शंस आते हैं एग्जाम में। नाउ आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले टाइप के रिएक्शन की तरफ, जो कि है थर्ड टाइप का रिएक्शन, एंड दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको एक और नाम से भी कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो यहाँ पे थर्ड हमारा मेथड होता है प्रेसिपिटेशन या फिर डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक लेके देखते हैं, हमने लिया BaCl2 और इसको रिएक्ट किया H2SO4 के साथ। यहाँ पे अगर मान लो एग्जाम में ऐसे आ गया तो कैसे इसको कंप्लीट करोगे? यहाँ पे तुम्हें कुछ भी रट के जाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे BaCl2 यहाँ से ब्रेक करेगा, H2SO4 यहाँ से ब्रेक करेगा, और इनको अगर हम रिएक्ट कराएं तो किस तरह रिएक्ट होगा? देखो बेरियम जो है वो रिएक्ट करेगा इधर के सल्फेट के साथ में, और ये बना लेगा तुम्हारा, दोनों की वैलेंसी +2 -2 है तो ये BaSO4 बना लेता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा बेरियम सल्फेट। ये क्योंकि प्रेसिपिटेट होता है, हैवी होता है, तो इसलिए ये बैठ जाता है, और ये व्हाइट कलर का होता है, ये याद रखना। बेरियम सल्फेट BaSO4 ये तुम्हारा व्हाइट PPT होता है, ये चीज याद रखना, आगे काम आएगी। इट इज अ व्हाइट PPT, व्हाइट कलर सॉल्ट, एंड ये नीचे बैठ जाता है, इसीलिए इसको हम ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे एरो बना देते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाता है ये। प्लस यहाँ पे दूसरी चीज क्या बनेगी, Cl2 है और यहाँ पे तुम्हारा H2 है, तो H2Cl2 जुड़ के क्या बना लेंगे, ये फॉर्म कर लेंगे HCl। तो ये तुम्हारा HCl बन जाएगा यहाँ, और इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे देखो H2 है और यहाँ Cl2 है, तो यहाँ पे तुम्हारे ये 2 HCl बनेंगे, और बाकी सारी चीजें तो बैलेंस है। तो बस इस तरह हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करा सकते हैं। तो ऐसे ही तुम कोई भी रिएक्शन बना सकते हो एग्जाम में। एक और मैं करा के दिखाता हूँ, बाकी तुम अपने आप से करना। जैसे मान लो हमने लिया CuSO4, एक अगर हम ले लें CuSO4 प्लस इसको हम रिएक्ट कराएं H2S के साथ, तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे अगेन ये तुम्हारा यहाँ से ब्रेक करेगा इस जगह से, ये तुम्हारा यहाँ से ब्रेक करेगा इस जगह से, और देखो जो चीज प्लस है इधर की वो इधर के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करती है, तो यानी कि कॉपर रिएक्ट करेगा इधर के सल्फर के साथ। यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी +2, सल्फर की वैलेंसी -2, ये बना लेगा CuS। प्लस यहाँ पे SO4 वैलेंसी -2, H2 वैलेंसी +1, तो यहाँ पे एक H सिंगल H लोगे, यहाँ पे चाहे जो भी नंबर लिखा हो तुम्हें एक ही आयन लेना है। ये हो गया H+, यहाँ पे तुम्हारा है SO4, तो ये क्या बन जाएगा क्रिस क्रॉस करके, इसकी वैलेंसी -2 होती है, तो ये बनाएगा H2SO4। ये मेथड तुमने सीखा है 9th क्लास में, तो बस ये बना लेगा H2SO4, ये बन गया यहाँ पे। तो बस बैलेंसिंग कर लो लास्ट कितनी, यहाँ पे देख लो बैलेंसिंग की जरूरत है भी कि नहीं। Cu1 S1 उसके बाद SO4 और H2, बस बैलेंस्ड है ऑलरेडी है। तो इस तरह हम यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को भी कंप्लीट करा सकते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिएक्शन इस जगह मैंने लगा दी है, जो कि तुम देख सकते हो। एंड अगर इसका PDF चाहिए तो इसके लिए तुम्हें हमारा केमिस्ट्री का कोर्स एनरोल करना पड़ेगा, वहां पे जाके तुम इस पूरे PDF नोट्स को जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के रिएक्शन की तरफ, विच इज न्यूट्रलाइजेशन। नाउ फोर्थ इज न्यूट्रलाइजेशन। ये सारे सॉल्ट के जो टाइप्स के रिएक्शन में करा रहा हूँ, दीज आर इंपॉर्टेंट, एंड ये रट के जाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नो रट्टाफिकेशन, यहाँ पे तुमको बनाना सीखना है, कैसे रिएक्शंस को बनाना है। तो देखो एक जैसे हम रिएक्शन यहाँ पे करते हैं, हमने लिया न्यूट्रलाइजेशन है, तो एक एसिड होगा एक बेस होगा, HNO3 हमने लिया और इसको रिएक्ट करा रहे हैं NaOH के साथ। देखते हैं क्या होगा, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं NaOH के साथ। तो देखो यहाँ पे भी इधर का आयन ब्रेक होगा, ये तुम्हारा प्लस का अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा। HNO3 में से हमें पता है H+ अलग निकल जाएगा, NO3 अलग निकल जाएगा। रिएक्ट करो, इधर का पॉजिटिव इधर के नेगेटिव के साथ, Na रिएक्ट करेगा NO3 के साथ, बना लेगा NaNO3। दोनों की वैलेंसी +1 -1 होती है, तो ये ऐसे ही रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ भी नंबर नहीं लगेगा। प्लस OH और ये H और OH मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, H और OH मिलके जब पानी में थे अलग अलग थे, जुड़ के क्या बना लेंगे, ये H2 बना लेंगे सीधे से, तो ये बना लेंगे H2। बस हो गया रिएक्शन। तो इस तरह देख सकते हो एक एसिड और एक बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और देखते हैं, एक और मैं बताता हूं। यहाँ पे जैसे मान लो हमने लिया HCl, एक एसिड हमने लिया HCl, प्लस इसको रिएक्ट कराया एक ऑक्साइड के साथ, MgO के साथ, बिकॉज ये भी तुम्हारा एक बेस है। मैंने बताया था ऑक्साइड हो या फिर हाइड्रोक्साइड हो किसी मेटल का, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, दीज आर बेसिस। तो एसिड प्लस बेस, ये भी एक सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे ये ब्रेक करेगा इस जगह से, ये ब्रेक करेगा यहाँ से, और ये ब्रेक करेगा यहाँ से। यहाँ पे आएगा देखो Mg रिएक्ट करेगा इधर के नेगेटिव Cl के साथ,
और Mg की वैलेंसी +2 होती है, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो Cl के नीचे 2 लग जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, H+O, हम सबको पता है क्या बनता है, ये बनता है वाटर। बस बैलेंस कर लो लास्ट में इसको, तो बैलेंसिंग की जरूरत यहाँ पड़ेगी। Mg एक है, Cl यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा, तो बस 2HCl हो गया, और 2 यहाँ पे H है ही और Cl भी 2 है, तो बस हो गया बैलेंस। इस तरह हम यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी बना लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। सो अभी नेक्स्ट इसके बाद हम देखने वाले हैं अपना लास्ट टाइप का रिएक्शन, विच इज एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। यहाँ पे देखो बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स क्या है। बाइकार्बोनेट का मतलब होता है सिंपल HCO3 जिसमें लगा हो, और कार्बोनेट का मतलब होता है जिसमें CO3 लगा हो। CO3 मतलब कार्बोनेट, यहाँ पे CO3 -1 वैलेंसी का होता है, और HCO3 की वैलेंसी भी तुम्हारी -1 होती है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें कुछ रिएक्शंस, तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिया NaHCO3, ये तुम्हारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जहां भी HCO3 लगाओ इसको बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे, और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ। तो देखते हैं भाई क्या होता है। यहाँ पे देखो, समझना ध्यान से। नाउ यहाँ पे NaHCO3, Na अलग हो जाएगा, HCO3 अलग हो जाएगा, यहाँ पे H अलग और Cl अलग। तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये Cl और ये Na दोनों रिएक्ट कराएंगे, बनाएंगे यहाँ पे NaCl, सॉल्ट बन गया। दूसरी चीज यहाँ क्या बनेगी, ध्यान दो, यहाँ का H प्लस यहाँ के HCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि बनाएगा तुम्हारा H रिएक्ट कर जाएगा यहाँ, ये हो जाएंगे H2, और ये कुछ जानी पहचानी चीज बना रही है, जो कि है ये है कोल्ड ड्रिंक, और इसको तुम पी भी सकते हो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना जो मैंने बताई थी तुम्हें, H2CO3 ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट प्रेशर। तो यहाँ पे जैसे ये खुले में बनेगा, ये क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन में कभी भी ये नहीं लिखते, जब भी ये बनेगा H2CO3 तो वहां पे तुमको इनको अलग अलग लिखना होगा, H2O प्लस CO2 के फॉर्म में। ये वहीं स्प्लिट कर जाएगा, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड अलग, पानी अलग, अलग अलग, ठीक है। प्रेशर नहीं तो कोई यहाँ पे साथ नहीं। नाउ इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन हमारा है, एक और देखते हैं, बाकी तुम लोग अपने आप से करना। CuCO3 प्लस इसको हम रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, तो देखते हैं क्या बनता है। और हाँ, बैलेंस अगर नहीं हो तो इसको बैलेंस अपने आप से कर लेना। नाउ इसको करके देखते हैं। तो CuCO3 ये हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट, यहाँ से ब्रेक करेगा, HCl तुम्हारा यहाँ से ब्रेक करेगा। तो रिएक्ट कराते हैं दोनों को। Cu रिएक्ट करेगा Cl के साथ, Cu की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए CuCl2 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 2 लग जाएगा आके क्रॉस करके। Cl की वैलेंसी -1 होती है, तो कॉपर के नीचे कुछ नहीं लगेगा। फिर इसके बाद CO3 इस H के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, H2CO3, एंड मैंने बताया H2CO3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तुरंत टूट जाएगा H2O और CO2 में। बस उसके बाद फिर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये बैलेंस ना हो तो देख लेते हैं, लास्ट वाला मैं कर देता हूं, ऊपर वाला तुम लोग अपने आप से कर लेना। तो यहाँ पे देखो Cu एक है, यहाँ भी Cu एक है, यहाँ पे CO3 एक कार्बन है, उधर भी एक कार्बन है। यहाँ पे दिक्कत है, इस जगह Cl2 है लेकिन यहाँ पे एक Cl है, तो ये बस यहाँ पे 2 लगा देंगे। बस चेक कर लो क्या है, बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ पे 2H हो गए, यहाँ पे 2H हो गए, बस बाकी सारी चीजें तो बैलेंस ही हैं, बस हो गया बैलेंस। तो इस तरह हम यहाँ पे रिएक्शंस को बना सकते हैं बिना कोई चीज रटे। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। और बाकी के रिएक्शंस मैं यहीं पे देखो लगाए दे रहा हूँ, इनको तुम देख सकते हो, इतने रिएक्शंस तुम्हारे कोर्स में यहाँ पे हैं। नाउ इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज न्यूट्रलाइजेशन। ये मैंने तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था, क्या होता है ये। सो न्यूट्रलाइजेशन सिंपल है, पढ़ लेते हैं जल्दी से इसको। सो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच H+ आयंस ऑफ एन एसिड रिएक्ट कंप्लीटली विद द OH आयंस ऑफ अ बेस। यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या देंगे, सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल है, एक एग्जांपल, एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल NaOH प्लस HCl करो, Na रिएक्ट करेगा Cl के साथ, बनाएगा NaCl, H और OH मिलकर बना लेंगे वाटर। सबसे सिंपल रिएक्शन। तो यही होता है न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है, तो इस इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने करा दिया है। नाउ इसके बाद अगली हम बात कर लेते हैं अबाउट पीएच स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो पीएच स्केल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे पीएच का बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिससे पीएच वैल्यू निकाला जाता है, एंड पीएच वैल्यू ही हमें ये बताता है कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पे पीएच की अगर हम बात करें, सो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम, यहाँ पे लॉगरिथम m होगा, लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे इतना हमको समझ में आया कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की कोई बात है। तो यहाँ पे H+ आयन का जो कंसेंट्रेशन है कि कितना H+ आयन तुम्हारा डिसॉल्व्ड है किसी सब्सटेंस के अंदर, उसी का कंसेंट्रेशन का हम
निगेटिव लॉग लेते हैं। क्यों लेते हैं? ये फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू मैथमेटिकल, इसका फॉर्मूला ये है, बट बता दूं ये तुम्हारा कुछ पूछा नहीं जाएगा फॉर्मूला। बाकी तुम्हें बस यहाँ पे ये पता होना चाहिए pH वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा मैं आइडिया तुम्हें दे रहा हूँ। pH का फॉर्मूला होता है log बेस 10, log तुमने पढ़ा हुआ है क्या होता है मैथ्स में, log बेस 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और ये कंसंट्रेशन तुम क्लास 12th में जाके डिटेल में पढ़ोगे, ये होगी तुम्हारी मोल्स पर लीटर में। मोल्स पर लीटर एक तरीका होता है कंसंट्रेशन नापने का, ये यहाँ रख देते हैं, जो वैल्यू निकल के आता है वही तुम्हारा pH वैल्यू हो जाता है। अब pH वैल्यू हमारी होती है कहां से कहां तक, 1 से लेके 14 तक, 0 नहीं होती बिकॉज log की वैल्यू कभी 0 नहीं आती है। तो 1 से लेके 14 तक की वैल्यू का ये एक स्केल है, जैसे हम स्केल यूज करते हैं तो उसी तरह ये तुम्हारा pH का एक स्केल होता है। तो pH स्केल में वैल्यूज जाती हैं 1 से लेके 14 तक। अब इनका तरीका ये रहता है कि 1 की तरफ जो वैल्यू होंगी वो होंगी एसिड, और जो 14 की तरफ वैल्यू होंगी वो होंगी बेसिक, यानी कि बेस। ओके, और जो एग्जैक्टली सेंटर में आएंगी 7 पे वो तुम्हारी होती है न्यूट्रल, वो तुम्हारी होगी न्यूट्रल। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई सब्सटेंस है उसका pH वैल्यू इतना है, कह देगा तुम्हारा pH वैल्यू 12 है, तो बताओ वो एसिडिक है कि बेसिक है या न्यूट्रल है। तो सीधी सी बात है 12 तुम्हारी वैल्यू है तो बेसिक होगा, और अगर मान लो लेस देन 7 कोई वैल्यू है तो वो तुम्हारा एसिड, अगर मान लो थोड़ी सी लेस देन जैसे 6 है तो वो तुम्हारा वीक एसिड होगा, बहुत ज्यादा तुम्हारी 1 या 2 वैल्यू है, लाल कलर का एकदम आ गया है, तो ये तुम्हारा हाईली एसिडिक हो जाएगा। सो इस तरह हम यहाँ पे बताते हैं। कोई एग्जाम्पल अगर तुम्हें लेना हो तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हो। एसिड तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा HCl, वाटर तुम्हारा न्यूट्रल हो जाएगा वाटर, और बेस की अगर हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH ले सकते हो। तो ये तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पे। सो pH स्केल की वैल्यूज याद रखना, 1 से 14, 1 की तरफ एसिड, 14 की तरफ बेस। खतरनाक दोनों है, ऐसा मत समझना एसिड बहुत खतरनाक होते हैं तो बेस बहुत प्यारे होते हैं। बेसिस भी उतना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना कि एसिड्स, राइट। फिर उसके बाद एक और चीज की बात कर लेते हैं जो कि होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बारे में तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली एक लिक्विड होता है जो कि टेस्ट करने के काम आता है। हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस लेते हैं, उसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स ऐसे डाल देते हैं, तो वो कुछ कलर शो करेगा जिसकी मदद से हम pH वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक लिक्विड होता है, ये मैंने अपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, तुम चाहो तो इस वाले वीडियो को जाके देख सकते हो, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने pH वैल्यू निकाल के बताई है अलग अलग सब्सटेंसेस की। एंड अपने उस वीडियो में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, वहां पे अलग अलग सब्सटेंसेस है, मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर की ड्रॉप्स डाल के तुम्हें कलर चेंज प्रॉपर दिखाया है। तो चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो जाके, वहां पे तुम्हें यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे यूज किया जाता है वो और अच्छे समझ में आएगा, राइट। और ये चैप्टर भी तुम्हें और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा अगर वो वाला वीडियो देखोगे जाके। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा उसको भी जाके देख लो। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक यहाँ पे है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बीच बीच में मैंने बताया था तुम्हें, एक तो लिटमस पेपर होता है, एंड इसके अलावा दो और तुम्हारे कोर्स में है। देखो एक तो लिटमस मैंने बताया था बीच में, एक और होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनोप्थिलीन। तो इनका चेंज तुम्हें याद रखना जरूरी है बिकॉज ये एग्जाम में पूछा आता है। तो लिटमस तो मैंने बता दिया था, ब्लू टू रेड कन्वर्ट करता है, और अगर बेस है तो तुम्हारा रेड से ब्लू, मतलब एसिड में रेड बन जाएगा लिटमस, बेस में ब्लू बन जाएगा। क्या बन जाएगा बस उतना याद रखो, बाकी तुम्हें कोई यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, ये बाय डिफॉल्ट ऑरेंज कलर का होता है, जब एसिड में मिलाओगे तब ये तुम्हारा क्या होता है, पिंक कलर का बन जाता है। बाय डिफॉल्ट ऑरेंज है, कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा ऑरेंज टू पिंक बन गया, पिंक बन जाएगा किसमें, एसिड में। और जब बेस में मिलाओगे तब ये येलो बन जाता है। बस इतना याद रखो, मिथाइल ऑरेंज एसिड में मिलाया पिंक हो गया, बेस में मिलाया येलो हो गया। लिटमस एसिड में मिलाया रेड हो गया, बेस में मिलाया बी से बेस, बी से ब्लू, राइट। फिर उसके बाद फिनोप्थिलीन लास्ट, ये तुम्हारा एसिड में तो कलरलेस रहता है, एसिड के लिए बना ही नहीं है, ये तुम्हारा बना है बेसिस को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि ये कलरलेस से पिंक बन जाता है। इट टर्न्स फ्रॉम कलरलेस टू पिंक कलर, ये पिंक कलर का हो जाएगा बेस में। ये होती है फिनोप्थिलीन की खासियत। सो फिनोप्थिलीन तुम्हारा बेसिस को चेक करता है, बाकी ये दोनों तुम्हारे दोनों को चेक कर सकते हैं, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। तो बस यही हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। एंड फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप तुम्हें ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो एंड सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड बाकी अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो अपनी राय तुम नीचे कमेंट्स में दे सकते हो। सो अगर तुम क्लास 10 केमिस्ट्री के और भी वीडियोस देखना चाहते हो, और भी वन शॉट लेक्चर्स देखना चाहते हो, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा तो हमारी क्लास 10 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जाकर देख लो, एंड उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर तुम उसे चेकआउट कर सकते हो, राइट। सो इसके बाद अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।